राज सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्यावरण को समझाते हुए हालिया दिनों की उसकी पर्यावरणीय चुनौतियों का वर्णन करते हुए वहां के पक्षियों के बारे में अपने विचार व्यक्त करो। आंसर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला है जो चाप या आर्क के रूप में म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 572 द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें से 36 द्वीपों पर मानव आबादी निवास करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही दक्षिणतम विस्तार है और इन द्वीपों के विषय में एक रोचक तथ्य यह है कि इन द्वीपों में तीनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं: अवसाद हिमालय चट्टानें, आग्नेय बैरन व नाकोंडम द्वीप तथा कोरल आइलैंड। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है और यह भारत के 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित है। यहाँ चिड़ियों की 242 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इन द्वीपों को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ विश्व प्रसिद्ध लेदरबैक टर्टल या लेदरबैक कछुआ निवास करता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, जिस कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पर्याप्त वर्षा होती है। इस कारण यहाँ कई सरीसृपों व स्तनधारियों का घर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली अधिकतर जनसंख्या आसपास के देशों से आकर बसी है। यहाँ की जनसंख्या में आदिवासियों के अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु राज्य से आकर लोग बसे हुए हैं, जबकि जनजातियों में अंडमान द्वीप में 4 निग्रोटिक जनजाति, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा तथा सेंटलीज तथा निकोबार द्वीप में 2 मंगोलॉयड जनजाति, निकोबारी व सोम्पेन रहती हैं, जिनमें 4 को भारत सरकार द्वारा पीवीटीजी श्रेणी में रखा गया है। हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के विकास के लिए 2 बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो प्रश्न उठता है कि सदियों से भारत की मुख्य भूमि से अलग इन द्वीपों के विकास की जरूरत क्यों पड़ी। ये द्वीप न केवल भारत को हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व प्रदान करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार आइलैंड को ग्रीनफील्ड शहर के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत वहाँ एक मेगा सिटी, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और बिजली संयंत्र तथा कर्मचारी व पर्यटकों को रहने के लिए घर, होटल और सड़कें बनाई जा रही हैं। सरकार का मानना है कि ग्रेट निकोबार में पोर्ट व इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाए जाने से श्रीलंका व सिंगापुर के बीच तथा जो पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर में भारत की भागीदारी बढ़ेगी और भारत को आर्थिक लाभ होगा। इसके लिए भारत सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी दी, जो अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में पूरी कर ली जाएगी, जिसके तहत ग्रेट निकोबार द्वीप का लगभग 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के वनों को काटा जाना है, जिसके अंतर्गत 9,64,000 पेड़ काटे जाने की संभावना है। इसको लेकर पर्यावरणविद व स्थानीय जनजातियों द्वारा इनका कड़ा विरोध किया जा रहा है। सरकार व एक बड़े वर्ग का मानना है कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन आज भी एक समुदाय हाशिए पर है और वो हैं जनजाति लोग। वो आज भी अशिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, इसीलिए उन्हें मुख्य धारा में लाना आवश्यक है, उनका विकास करना आवश्यक है। 1940 के दशक से जनजातियों का पृथक्करण, आइसोलेशन और
आइसोलेशन बनाम एकीकरण इंटीग्रेशन विषय एक प्रसिद्ध मुद्दा रहा है। पृथकतावादी पक्ष का कहना है कि जनजातीय लोगों को व्यापारियों, साहूकारों, हिंदू तथा ईसाई धर्म प्रचारकों से बचाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों का अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। जबकि दूसरी ओर एक एक एकीकरणवादी पक्ष का कहना है कि जनजातीय लोग पिछड़े हुए हिंदू ही हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उसी परिधि के भीतर खोजा जाना चाहिए जो जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। लेकिन यहाँ बुनियादी मुद्दा यह है कि जनजातियों के एकीकरण ने उनकी आवश्यकताओं या इच्छाओं की अपेक्षा की है। एकीकरण मुख्यधारा की समाज की शर्तों पर और उन्हीं को लाभान्वित करने के लिए होता रहा है। जनजातीय समाजों से उनकी जमीनें और वन छीन लिए गए हैं और विकास के नाम पर उनके समुदायों को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास के नाम पर जनजातियों की सभ्यता व संस्कृति को विनाश किया गया है। गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे को लेकर अब तक कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे पारिस्थितिकी को नुकसान ना पहुंचा हो। फिर भी इसमें कोई दोहराय नहीं है कि अंडमान निकोबार में बुनियादी ढांचे व विकासात्मक परियोजनाओं तथा द्वीपों के सन्निकरण से भारत की सामरिक व समुद्री क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस विकास की एवज में हम कहीं सदियों से सहेजे हुए प्राकृतिक खजाने को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। अतः हमें सतत विकास की ओर जाना चाहिए।